हेलो फ्रेंड्स, मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल से संबंधित कुल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बाबर और हुमायूं से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद-उद-दौला के प्रभाव में शासन किया था। तो एतमाद-उद-दौला के प्रभाव में शासन करने वाला जो शासक था वो था जहांगीर, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो एतमाद-उद-दौला है इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मेहरुनिसा, और इसी मेहरुनिसा से इस जहांगीर ने शादी किया था और ये मेहरुनिसा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसी बात का लाभ उठा करके इस एतमाद-उद-दौला ने जहांगीर के शासन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? तो ये सारी बातें पता चलती हैं जहांगीर की आत्मकथा से। जो जहांगीर की आत्मकथा है जिसका नाम तुजुके जहांगीरी है, तुजुके जहांगीरी जिसका नाम है, इसी से पता चलता है कि जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी किया था और इसी मेहरुनिसा को इसने नूर जहाँ की उपाधि दी थी। किसकी? तो इसी को इसने नूर जहाँ की उपाधि दी थी। और यहीं से एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो नूर जहाँ है इसका अर्थ क्या होता है। तो नूर जहाँ का अर्थ क्या होता है? तो नूर का मतलब होता है ज्योति, नूर का मतलब होता है ज्योति, और जहाँ का मतलब होता है विश्व, विश्व की ज्योति मतलब होता है नूर जहाँ का। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसी तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने एक और बात बताई थी कि ये जो मेहरुनिसा हैं इनकी जो माता थी इनका नाम था अस्मत बेगम, और ये जो अस्मत बेगम हैं इन्होंने ही गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है वो अस्मत बेगम ने किया था, जो कि मेहरुनिसा या नूर जहाँ की माता थी और जहांगीर की ये सास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो दारा शिकोह है इसके पास 60,000 से भी ज़्यादा का मनसब था, इसीलिए शाहजहाँ ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि शाह इकबाल बुलंद की उपाधि जो है वो दारा शिकोह को शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। दारा शिकोह ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए थे, जैसे कि जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनको इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। इनका इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। और ये ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैसे कि इसने गीता का अनुवाद करवाया था, इसने रामायण का अनुवाद करवाया था, और इसी ने योग वशिष्ठ का भी अनुवाद करवाया था फारसी में। जो योग वशिष्ठ है ये एक बार पूछा जा चुका है कि योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराने वाला शासक कौन था? तो ये था दारा शिकोह। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने 52 उपनिषदों को भी इसने फारसी में अनुवाद करवाया था, और इसी 52 उपनिषद को जो है वो फारसी में सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सिर-ए-अकबर के नाम से इसे जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है कि सिर-ए-अकबर का संबंध किससे है? तो सिर-ए-अकबर का संबंध जो है वो उपनिषद से है। किससे है? तो जो उपनिषद हैं उन्हीं का फारसी में जो अनुवाद है इसे सिर-ए-अकबर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो अकबर शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो अकबर शब्द का मतलब होता है रहस्य। अकबर का मतलब होता है रहस्य, और सिर का मतलब होता है सबसे बड़ा। और यही 52 उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है इसी को सिर-ए-अकबर या सबसे बड़ा रहस्य के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मयूर सिंहासन पर मुगलों की हुकूमत थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण मुगलों के ही द्वारा करवाया गया था।
मुगल वंश का जो 5वां शासक था जिसका नाम था शाहजहां, और इसी शाहजहां ने इस मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का निर्माण करवाया था। इसी तख्ते ताऊस को मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, और ये तख्ते ताऊस पूरी तरह से सोना और चांदी से बना हुआ था। सोना और चांदी से बना हुआ था, और इसी के ऊपर जो है वो कोहिनूर हीरा लगा था। कोहिनूर जो हीरा था वो इसी के ऊपर लगा था। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कोहिनूर हीरा के बारे में। और ये कोहिनूर जो हीरा है वो वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर लगा हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है। तो जो कोहिनूर हीरा है वो वर्तमान में ब्रिटेन देश में है, और ये कोहिनूर हीरा जो है वो इसी मयूर सिंहासन के ऊपर लगा था, और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और इसी मयूर सिंहासन को नादिर शाह मुगलों से छीन करके ले गया था। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो दिल्ली में इसने लूटपाट मचाई और मयूर सिंहासन को लूट करके अपने साथ ले गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा चुका है कि मुगलों से मयूर सिंहासन कौन छीन करके ले गया था। तो वो छीन करके ले गया था नादिर शाह। कब लेकर के गया था? तो 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है? तो अकबर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो अगला शासक उसका पुत्र सलीम बना वो जहांगीर के नाम से अगला शासक बना। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है। तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसमें जो गीर देख रहे हैं आप, गीर का मतलब होता है विजेता। गीर का मतलब विजेता होता है, और जहाँ का मतलब होता है विश्व। जहाँ का मतलब होता है विश्व और गीर का मतलब होता है विजेता। और इस तरह से जहांगीर का अर्थ जो है वो विश्व विजेता होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था या जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम था नूरुद्दीन। जहांगीर का वास्तविक नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम सलीम कैसे पड़ा? तो इसी नूरुद्दीन मोहम्मद ने फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई थी। इसीलिए अकबर ने खुश होकर के इसका नाम जो है वो सलीम दिया था इसको। तब से ये सलीम के नाम से जाने लगा। और उसके बाद जब ये राजा बना तो ये जो है वो जहांगीर के नाम से राजा बना था। तो तीनों नाम जो है वो जहांगीर के आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो जहांगीर है ये पुत्र किसका था? तो जहांगीर जो है वो अकबर और जोधाबाई का पुत्र था। अकबर और जोधाबाई का पुत्र था जहांगीर। और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो जोधाबाई हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? तो जोधाबाई का वास्तविक नाम था हरखाबाई। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था हरखाबाई। और ये कछवाहा के राजा भारमल की पुत्री थी। इनका विवाह अकबर से हुआ था और अकबर ने इन्हें जोधाबाई का नाम दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का अनूठा विकास देखा? तो वास्तुकार राजा के रूप में जाना जाता है शाहजहां को। किसको? तो शाहजहां को जाना जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो शाहजहां है ये मुगल वंश का शासक था। ये मुगल वंश का 5वां शासक था जिसने कि 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक मुगल वंश पर शासन किया था। और इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी अपने शासनकाल में। इसीलिए इसे वास्तुकार राजा कहा जाता है। और इसका ये जो समय पीरियड है, इसका जो 20 वर्ष का समय काल है, जो समय पीरियड है, इसे मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और शाहजहां ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें बनवाई थी? तो सबसे पहले तो इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और इसी लाल किले में इसने दीवान ए आम बनवाया। इसी में दीवान ए खास बनवाया था। और सबसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है जिसे कि तख्ते तायूस कहा जाता था, इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी, आगरा में ताजमहल बनवाया था, लाहौर में किला बनवाया था
और आगरा में शीश महल भी बनवाया था इसी ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शाहजहां ने ही बनवाई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि जो है वो शाहजहां के द्वारा अपने पुत्र दारा शिकोह को दी गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो दारा शिकोह है इसके पास 60,000 से भी ज़्यादा का मनसब था, इसीलिए शाहजहां ने इसे सुल्तान बुलंद की उपाधि दी थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन इनमें से किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित है? तो मयूर सिंहासन जो है वो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए इसका संबंध जो है वो शाहजहां से है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर किस सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था? तो फ्रांस का रहने वाला जो फ्रांकोइस बर्नियर है ये शाहजहां के दरबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बर्नियर है ये एक डॉक्टर था और ये आया था फ्रांस से दारा शिकोह का इलाज करने के लिए। अच्छा, जब ये डॉक्टर था तो ये इतना फेमस क्यों हो गया इतिहास की दृष्टि से? क्योंकि ये जो है भारत में कुछ दिनों तक रहा था, ये भारत में 12 वर्षों तक भारत में रहा था और इसने एक पुस्तक लिखी थी यहाँ के बारे में, और उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर जो है वो इसके पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक में इसने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा की है कि शाहजहां के बाद उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसका सारा विवरण इसने अपने पुस्तक में दिया हुआ है, इसीलिए जो बर्नियर है वो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बुक का क्या नाम है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो देवराई की लड़ाई जो हुई थी इसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को पराजित करके अगला मुगल बादशाह बना था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो देवराई की लड़ाई है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1659 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और इसमें जो है वो दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब इसमें विजयी हुआ और दारा शिकोह को इसने बंदी बना लिया, और बाद में जब ये अगला मुगल बादशाह बना शाहजहां के बाद तो इसने दारा शिकोह को फांसी दे दी थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था? तो मुगल साम्राज्य जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में अपने क्षेत्र के विस्तार में सबसे मैक्सिमम बिंदु तक पहुंचा था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। औरंगजेब जो है वो अपना शासन लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैला चुका था, इसलिए जो मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे विस्तृत क्षेत्र जो था वो औरंगजेब के समय में था। इसके बाद से मुगल वंश का पतन होने लगा और धीरे धीरे जो मुगल वंश है वो ख़त्म होते गया और 1857 तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य के विस्तार नीति पर काम कर रहा था, विस्तार कर रहा था, तो उस समय कौन से क्षेत्र को जीतने में से सबसे ज़्यादा कठिनाई आई थी? तो इसको सबसे ज़्यादा कठिनाई आई थी मराठा साम्राज्य को जीतने में, और जो सिख साम्राज्य है वो जो सिख साम्राज्य है इसको जीतने में, इन दो साम्राज्य को जीतने में औरंगजेब को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांशतः भाग जो है वो खर्च कर दिया था? तो औरंगजेब जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जब लगा था तो उसे दक्कन वाले क्षेत्र में जो मराठा रहते थे उनको जीतने में बहुत ही ज़्यादा संसाधन और बहुत ही उसको सैन्य शक्ति अपनी गंवानी पड़ी थी, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। जो औरंगजेब था ये जब अपने क्षेत्र नीति के विस्तार पर निकला था तो इसे दो शासक जो थे वो बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहे थे। एक तो मराठा साम्राज्य था और एक सिख साम्राज्य था। इन दोनों ने औरंगजेब को बहुत ही कड़ी चुनौती दी थी और मराठों ने तो इसका छक्का छुड़ा दिया था। इसको बहुत सारे जो संसाधन है वो मराठों को ही जीतने में खर्च हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी ये मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो पुरंदर की संधि है ये हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी ये पुरंदर की संधि। इसमें मुगलों की तरफ से था औरंगजेब, औरंगजेब जो है वो मुगलों की तरफ से था, और मराठों की तरफ से इसमें शिवाजी था। मराठों की तरफ से शिवाजी और मुगलों की तरफ से इसमें औरंगजेब था। लेकिन एक बार जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें औरंगजेब नहीं दिया था, बल्कि उसमें दिया था औरंगजेब की जगह पर जय सिंह। औरंगजेब की जगह पर इसने जय सिंह दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दक्कन वाले क्षेत्र में औरंगजेब खुद नहीं गया था, बल्कि इसने जय सिंह को भेजा था। जो सवाई जय सिंह थे उनको भेजा था दक्कन वाले क्षेत्र में, और ये जा करके शिवाजी को पुरंदर में जा करके घेर लिया था। और इसी के चलते शिवाजी को जय सिंह के साथ में संधि करनी पड़ी, और इसी संधि में शिवाजी को अपने 23 किले जो हैं वो मुगलों को देने पड़े थे इसी संधि के तहत। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी को 23 किले किस संधि के तहत जो है वो मुगलों को देने पड़े थे, तो पुरंदर की संधि के तहत जो है वो मुगलों को 23 किले शिवाजी को देने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब जो कि एक मुगल सम्राट था का निधन किस वर्ष हुआ था? तो औरंगजेब का निधन हुआ था 1607 ईस्वी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो औरंगजेब है ये मुगल वंश का छठा शासक था, और इसने भारत पर 1659 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक भारत पर मुगल वंश के छठे शासक के रूप में शासन किया था। और इसी की मृत्यु का जो समयावधि है 1607 ईस्वी, इसके बाद का जो इतिहास है उसे आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद का जो इतिहास है उसे आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये जो 1607 ईस्वी का जो समय है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस शासक की मृत्यु के बाद से आधुनिक इतिहास का समयावधि माना जाता है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो है वो आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद रखा था। तो औरंगजेब जो है वो इसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था शाहजहां, और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध लड़ा था अपने ही भाई दारा शिकोह के साथ में, और इसने देवराई में दारा शिकोह को हरा करके उसको बंदी बना लिया था, और फिर आगरा के किले में आकर के शाहजहां जो कि उस समय का शासक था उसको बंदी बना करके आगरे के किले में इसको बंदी बना लिया। और उसके बाद औरंगजेब जो है वो 1659 ईस्वी में खुद ही मुग़ल बादशाह बन गया था। और मुग़ल बादशाह बनने के बाद जो दारा शिकोह को इसने पकड़ करके लाया था इसको फांसी दे दिया, और शाहजहां को यहीं आगरे के किले में बंदी बनाए रखा, और बंदी बंदी ही शाहजहां की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था? तो मुगल प्रशासन के समय में दीवानी का जो अर्थ था वो राजस्व प्रशासन से था, कि राजस्व कहाँ से कैसे कितना आ रहा है, यही सारा जो मामला है वो दीवानी मामला कहा जाता था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के संदर्भ में जब्त किस प्रकार की शब्द प्रणाली को संदर्भित करता है? तो जो जब्त शब्द है ये मुगल शासन में राजस्व के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। जो टैक्स लिया जाता है इसी को मुगल काल में इसे जब्त कहा जाता था, और इसी की जो सारी प्रक्रिया थी लेन देन की, इकट्ठा करने की, उसी को दीवानी मामला कहा जाता था। इसी को दीवानी मामला कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्व से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जो जजिया कर है ये मुगल साम्राज्य के दौरान पूछे या दिल्ली सल्तनत के दौरान पूछे, हर एक समय में गैर मुस्लिम नागरिकों के ऊपर लगाया जाता था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो जजिया कर है इसकी भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भारत में शुरुआत हुई थी 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जब मोहम्मद बिन
कासिम ने आक्रमण करके भारत में दाहिर को हराया था, तभी से उसने 712 ईस्वी में जो गैर मुसलमान थे उनके ऊपर उसने जजिया कर लगाया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो ब्राह्मणों को छूट दी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था इसमें ब्राह्मणों को छूट दी गई थी। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा शासक था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेगा कि मुगल वंश में जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो मुगल वंश में जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। लेकिन मुगल वंश में ही जब औरंगजेब शासक बना तो इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को इसने फिर से शुरू कर दिया था। किसने? तो जो औरंगजेब था इसने मुगल वंश में 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर शुरू कर दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि मुगल वंश में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, तो ये औरंगजेब था जिसने की इसकी शुरुआत की थी। और जजिया कर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से, तो भारत से जो जजिया कर है वो 720 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसको समाप्त किसने किया था, तो इसको समाप्त करने का जो श्रेय है वो मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। जो मोहम्मद शाह रंगीला था इसने जजिया कर को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया था। और इसको समाप्त करने का अनुरोध किसने किया था, तो इसको समाप्त करने का अनुरोध किया था जय सिंह ने। जो जय सिंह थे उन्होंने ही मोहम्मद शाह रंगीला से इसका अनुरोध किया कि आप जजिया कर को समाप्त कर दीजिए, और मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इस तरह से भारत से पूरी तरह से जो जजिया कर है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं, तो जाट और सवार ये दोनों के दोनों जो है वो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मनसबदारी प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1573 ईस्वी में इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। इस प्रणाली में ये जो जात शब्द है इसका अर्थ होता है पद। इसका अर्थ होता है पद और वेतन। अर्थात किसी भी व्यक्ति की अगर जात पूछी जाती है इसका मतलब पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति किस पद पर है और उसको वेतन कितनी मिलती है, ये उसकी जात हो गई। और अगर सवार पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का सवार कितना है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास घुड़सवार कितने हैं, इसकी बात की जा रही है। तो जाति का मतलब पद या वेतन और सवार का मतलब उसके पास घुड़सवार कितने हैं। तो इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति थे, तो अकबर के शासनकाल में जो सेनापति होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अकबर के समय में सूबा चलता था। अकबर के समय में जो साम्राज्य था अकबर का वो सूबों में बटा हुआ था, और जो सूबे का सेनापति था उसे बख्शी कहा जाता था। और जो पूरे साम्राज्य का सेनापति था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। और इन बख्शियों की नियुक्ति कैसे होती थी, तो इन बख्शियों की नियुक्ति जो है वो सम्राट के ही द्वारा की जाती थी, लेकिन मीर बख्शी के सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मीर बख्शी हैं इनका काम क्या होता था, तो इनका काम होता था कि सेना में सैनिकों की भर्ती करें, सेना के लिए रसद का प्रबंधन करें, सेना का अनुशासन क्या क्या होगा इसका प्रबंधन करें, हथियार कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे उसका प्रबंधन करें, हाथी घोड़े कितना होंगे, ये सारा प्रबंधन जो है वो मीर बख्शी के हवाले होता था। ये सारा काम मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो भारत में मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कब शुरू की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1573 ईस्वी में की गई थी। 1573 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ होता था, तो मुगल प्रशासन में जो सरकार शब्द है, जो सरकार है, इसका अर्थ क्या होता था,
तो वर्तमान समय में जो अर्थ हम लोगों के जिलों का होता है वही मुगल प्रशासन में सरकार का होता था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। आज के समय में वर्तमान में जैसे सरकार कई चरणों में काम करती है, ठीक वैसे ही मुगल काल में भी सरकार कई चरणों में काम करती थी। कैसे? जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो हमारे यहाँ केंद्र की सरकार चलती है, उसके बाद फिर राज्य की सरकार चलती है, उसके बाद फिर जिला की सरकार चलती है, उसके बाद फिर कई बीच में भी कई स्तर हैं, उसके बाद फिर हमारे यहाँ गांव की सरकार चलती है। वैसे ही ठीक मुगल काल में भी सरकार चलती थी। जो केंद्र की सरकार चलती थी उसे जो है वो साम्राज्य कहा जाता था, इसे साम्राज्य कहा जाता था। जो राज्य की सरकार चलती थी उसे सूबा कहा जाता था उस समय। जो जिला की सरकार चलती थी उसे सरकार कहा जाता था, उस समय उसे सरकार कहा जाता था। और जो गांव की सरकार इस समय है वैसे ही उस समय भी गांव ही कहा जाता था, इसको भी। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, केंद्र में जो सरकार चलता है हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति कहा जाता है उसे हमारे यहाँ। लेकिन मुगल सब प्रशासन में उसे सम्राट कहा जाता था, उसे मुगल प्रशासन में सम्राट कहा जाता था, जो केंद्र में सरकार चलाता था। और राज्य में जैसे वर्तमान में सीएम काम करता है, सीएम जो है राज्य का मुखिया होता है, वैसे ही उस समय सूबे का मुखिया जो है वो सूबेदार कहा जाता था। उस समय सूबेदार कहा जाता था सूबे के मुखिया को। और वर्तमान में जैसे डीएम चलता है, जिला में डीएम चलता है हम लोग के यहाँ, वैसे ही सरकार उस समय चलती थी। और उस समय जो सरकार थी उसे फौजदार कहा जाता था। जो सरकार का प्रमुख होता था उसे फौजदार कहा जाता था। और इन सारे शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो सूबा होता था उस समय का, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो उसके प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। आपसे पूछ लेगा कि मुगल काल में जो साम्राज्य होता था उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो उसके प्रमुख को सम्राट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने ताजमहल की नकल करके एक इमारत बनवाई थी और उस इमारत का नाम है बीबी का मकबरा, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बीबी का मकबरा है ये स्थित कहाँ पर है? तो बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था 1679 ईस्वी में। इसने जो ताजमहल है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसी का नकल करके एक नया ताजमहल बनवाने का प्रयास किया था। लेकिन जितना खूबसूरत ताजमहल बना है उतना ही बदसूरत बना हुआ है ये बीबी का मकबरा। इसीलिए इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, या इसी को गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला? तो वो मुगल सम्राट था औरंगजेब, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो औरंगजेब है इसने 1659 ईस्वी में अपने ही भाई दारा शिकोह के साथ में देवराई का युद्ध लड़ा और वहाँ पर अपने ही भाई दारा शिकोह को बंदी बना लिया। उसके बाद इसका पिता जो शाहजहां था इसको आगरे के किले में बंद कर दिया और ये खुद जो है वो भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया था। और जब अगला मुगल बादशाह बना तो इसने दारा शिकोह को फांसी दिलवा दी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो जो थॉमस रो थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में आए थे, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सर थॉमस रो हैं ये भारत में आए कब थे? तो ये आए थे 18 सितंबर 1615 ईस्वी को। 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ये भारत आए थे। और उस समय मुगल वंश का शासन था और मुगल वंश पर जहांगीर जो है वो शासन कर रहा था। जहांगीर का शासन कब से कब तक था? तो जहांगीर जो है वो 1605 ईस्वी में शासक बना था और इसने 1627 ईस्वी तक भारत पर मुगल वंश के शासक के रूप में शासन किया था। और इसी के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।